Hello everyone, welcome back to our video Cold War Part 2. My name is Harsh Singh. I'm a student of Shivaji College, University of Delhi of 3rd year 6th semester BA program with subject combination History and Political Science. This video is actually the continuation of our previous video in which we discussed about the overview and origin of the Cold War. In this video, we will be discussing about some of the important reasons of the Cold War. We will be discussing every important reason of the Cold War. So without any further delay, let's start the video. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजंस क्या थे, कॉजेज़ क्या थे कोल्ड वॉर के, जिनकी वजह से लगातार कोल्ड वॉर जो है वो उसका ओरिजिन हुआ और कोल्ड वॉर में लगातार जो पॉलिटिकल टेंशंस थे वो लगातार एस्केलेट होते जा रहे थे विदाउट इश्यूज़ के रिजोल्यूशन के, बल्कि जो प्रॉब्लम्स थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो ये टेंस्ड क्लाइमेट जो था, टेंस्ड पॉलिटिकल क्लाइमेट जो था, उसके इंक्रीमेंट का कारण देखेंगे। कोल्ड वॉर के जितने भी रीजंस हैं सभी इंपॉर्टेंट रीजंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला रीज़न जो कि एक इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो थी वो बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1945 में, जिसके अंदर यूएस, यूके और सोवियत यूनियन जो थे ये 3 मेंबर कंट्रीज़ थे और इनके अंदर इस पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में उन्हें डिस्कस करना था इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार चुका था, उसके बारे में उन्हें डिस्कस करना था। पोलैंड की बाउंड्री का डिमार्केशन उन्हें करना था। ऑस्ट्रिया का ऑक्यूपाई कौन करेगा, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, ये भी उन्हें डिस्कस करना था। और सोवियत यूनियन का रोल क्या है ईस्टर्न यूरोप में, उसके बारे में भी उन्हें डिस्कस करना था। सोवियत यूनियन था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सोवियत यूनियन जो था वो पोलैंड के कुछ पोर्शंस को, जो कि स्पेशली सोवियत यूनियन के बाउंड्री से जुड़े हुए थे, उसको अपने अंडर चाहता था ताकि वो एक बफर जोन को क्रिएट कर सके। हालांकि यूएसए और यूके दोनों ने ही सोवियत यूनियन की इस डिमांड को डिसएग्री कर दिया, मना कर दिया। ऑल्सो यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो यूएसए था उसने सोवियत यूनियन को एग्जैक्ट नेचर जो था एटॉमिक बॉम्ब का उसके बारे में बताया ही नहीं था और ड्रॉप कर दिया था डायरेक्टली जापान के हिरोशिमा के ऊपर। उन्होंने बॉम्ब को, एटम बॉम्ब को गिरा दिया था। इस वजह से क्या हुआ, ये सस्पिशन क्रिएट कर दिया यहाँ पर सोवियत यूनियन के मन में, और जो सोवियत लीडरशिप थी उनके मन में ये सस्पिशन क्रिएट होगा कि आखिर इंटेंशंस हैं क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ की, और इसी वजह से अलायंस जो था उसके अंदर हमें कड़वाहट देखने को मिली। यहाँ पर एक शक जो था वो पैदा हो चुका था, सोवियत लीडरशिप में भी सस्पिशन जो था वो लगातार क्रिएट होता जा रहा था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन यहाँ पर जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था और जिसे कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था कोल्ड वॉर का, जो कि ऑफिशियली डेक्लेरेशन जिसे हम कह सकते हैं वो था। तो क्या था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो था वो अनाउंस हुआ था मार्च 12 1947 को यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा। जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था इट वाज ए यूएस पॉलिसी ताकि वो स्टॉप कर सकें सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट और इम्पेरियलिस्ट एंडेवर्स हैं, यानी कि कम्युनिस्ट और इम्पेरियलिस्ट आइडियोलॉजी को सोवियत यूनियन जो फैलाना चाह रहा था अपने ईस्टर्न यूरोप के एरिया में, वो इस चीज़ को स्टॉप करना चाहते थे इस पॉलिसी के द्वारा, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के द्वारा। यही पॉलिसी थी जो कि इसको स्टॉप करने का काम कर रही थी। और वो कैसे इसको स्टॉप करना चाहते थे, अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करना अलग अलग कंट्रीज़ को, ताकि वो यूएसएसआर के सपोर्ट में ना जाएँ, वो कंट्रीज़ जिनको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की जा रही है वो यूएसए के सपोर्ट में रहें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यूएस ने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की थी इकोनॉमीज़ को और मिलिट्रीज़ को, किन दो देशों की, ग्रीस और टर्की को, ताकि वो यूएसएसआर के सपोर्ट में ना जाएं बल्कि यूएसए के सपोर्ट में ही रहें। हिस्टोरियंस जो हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एक अनाउंसमेंट था, एक तरीके से कह सकते हैं ये ऑफिशियल डेक्लेरेशन था कोल्ड वॉर का, कि यहाँ से कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो रहा है। आयरन कर्टेन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कोल्ड वॉर के ओरिजिन का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। आयरन कर्टेन जो है टर्म, इसका इस्तेमाल फुलटन स्पीच में हुआ था, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे रीजंस के अंदर कि कैसे फुलटन स्पीच में इस टर्म का यूज़ किया गया और इस टर्म का मतलब क्या था। अब हम डिस्कस करते हैं आयरन कर्टेन था क्या। आयरन कर्टेन जो है वो एक पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल बैरियर था जो कि इरेक्ट किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यानी कि पॉलिटिकली, मिलिटरीली और आइडियोलॉजिकली अपने आप को सील ऑफ करने की कोशिश थी सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन और उसके जो डिपेंडेंट ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन अलाइज जो थे उनको सील ऑफ करने की कोशिश थी, ताकि वो किसी भी तरीके के ओपन कॉन्टैक्ट में ना आ सकें वेस्ट या फिर अदर नॉन कम्युनिस्ट एरियाज से, उनके कॉन्टैक्ट में ना आए।
इसीलिए ये एक तरीके का आयरन कर्टेन जो था वो क्रिएट हो गया था, ताकि जो चीज़ें अंदर हो रही हैं वो अंदर ही रहें और किसी भी तरीके का ओपन कॉन्टैक्ट जो है वेस्ट कंट्रीज़ के द्वारा या नॉन कम्युनिस्ट एरियाज़ के द्वारा वो ना स्टैब्लिश हो सके। ये आयरन कर्टेन था। ईस्ट साइड में आयरन कर्टेन की वो कंट्रीज़ थीं जो कि कनेक्टेड थीं या फिर इन्फ्लुएंस्ड थीं सोवियत यूनियन के साथ और सोवियत यूनियन के साथ कनेक्टेड थीं। हालाँकि वेस्ट साइड में वो कंट्रीज़ थीं जो कि अलाइज़ थीं यूएस के, यूके के या फिर नॉर्मली न्यूट्रल कंट्रीज़ थीं। बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कोल्ड वॉर के ओरिजिन का। इसको हम डिस्कस करते हैं। एक बार कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो था वो रशिया में हुआ था। जो वेस्टर्न पावर्स थे इस कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से ये जो एक डेवलपमेंट देखने को मिला था उन्हें मिडल ऑफ द यूरोप में, वो इससे वेस्टर्न पावर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। और क्योंकि एक कम्युनिज़्म जो है और कैपिटलिज़्म जो है वो एक तरीके से अपोज़िट में चलते हैं एक दूसरे के। इसी वजह से एक तरीके का अनकंफर्टेबलनेस जो था वो क्रिएट हो चुका था वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि इस तरीके का डेवलपमेंट मिडल ऑफ द यूरोप में हो चुका है। वेस्टर्न पावर्स जो थे और जो कम्युनिस्ट रशिया था, हालाँकि उन्होंने एक ही साथ नाज़ी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बट जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो हमेशा स्टालिन को और उनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको एक डेंजर के तौर पे, एक खतरे के तौर पे अपने लिए देखता था, जैसे कि वो नाज़िज़्म को और फ़ासिज़्म को देखते थे। सेम उसी नज़रिए से वो लोग स्टालिन की आइडियोलॉजी को और कम्युनिज़्म आइडियोलॉजी को वो देखते थे। हालाँकि यूएस जो था और उसके जो अलाइज़ थे, वो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सोवियत यूनियन इमर्जिंग फ्रेमवर्क टू गवर्न द वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं थे कि जो सोवियत यूनियन है वो वर्ल्ड ऑर्डर में एक लीडर के तौर पे सामने आए, उभरे, एक सुपर पावर के तौर में सामने आए और गवर्न करे वर्ल्ड ऑर्डर को। वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। और ये एक ये जो चीज़ थी, ये दोनों ही सुपर पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ ला रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 में इन दो यहाँ पे जो सस्पिशन था वो क्रिएट हो रहा था और कोल्ड वॉर में ये टॉप पर रहा हर चीज़ के हमें देखने को मिला। ये एक जड़ का काम कर रहा था कोल्ड वॉर की। क्वेश्चन ऑफ सेकंड फ्रंट, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट रीज़न है एक कोल्ड वॉर का, इसको हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हिटलर जो था उसने दो फ्रंट पे वर्ल्ड वॉर में फाइट जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। ईस्टर्न फ्रंट जो था सोवियत यूनियन का, उसने बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेल लिया था, बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने को मिला था। वहीं हिटलर को भी वेस्टर्न फ्रंट पे ये चीज़ देखने को मिल रही थी। वेस्टर्न पावर्स जो थी वो जॉइंटली जर्मनी के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रही थी। स्टालिन जो थे वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट देख रहे थे कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था कि वो हिटलर को अकेले न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे और वो उनके हाथ से बाहर निकलती जा रही थी सिचुएशन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया वेस्टर्न पावर्स को कि वो सेकंड फ्रंट में भी आके उनको जॉइन करें और रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ें नाज़ी जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ, ताकि रशिया का जो प्रेशर है वो हल्का हो सके, वो कम हो सके। हाउएवर जो वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने इस चीज़ को टर्न डाउन कर दिया, मना कर दिया और यहाँ पर स्टालिन जो थे वो और ज़्यादा सस्पिशियस हो गए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटेंशंस क्या है और उनके स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस को लेके वो और ज़्यादा सस्पिशन में आ गए। एटम बॉम्ब, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था वर्ल्ड वॉर 2 में और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लाइफ लॉस तो देखने को मिला ही था, बट कोल्ड वॉर के ओरिजिन का ये एक खासा कारण बना था। ये भी एक तरीके से अपने आप को ऐड ऑन करने का काम कर रहा था कोल्ड वॉर के ओरिजिन में, जिसकी वजह से लगातार इश्यूज़ जो थे वो एस्केलेट हो रहे थे और एक इम्पॉर्टेंट ये भी रीज़न था कोल्ड वॉर के ओरिजिन का। कोल्ड वर्ल्ड वॉर जब 2 हो रहा था तो उस टाइम पे ये डिसाइडेड था कि जो दोनों सुपर पावर्स हैं वो मिलकर एक साथ जापान पे अटैक करेंगे और जापान जो है वो डिफीट होगा, बट यूएस ने अपने आप को इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री सुपरियॉरिटी, अपनी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सुपरियॉरिटी दिखाने के लिए कि वो यूएसएसआर से ज़्यादा स्ट्रांग है मिलिटरीली भी और स्ट्रेटेजिकली भी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, सक्षम है यूएसएसआर से ज़्यादा। उसने डायरेक्टली 1945 में जापान में हिरोशिमा में बॉम्ब जो है एटम बॉम्ब उसको गिराया, एक्सप्लोड किया, जिसकी वजह से जो यूएसएसआर की लीडरशिप थी उसके मन में वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटेंशंस को लेकर और ज़्यादा सस्पिशन जो था वो इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पे एक इमेज है एटम बॉम्ब की जो उस टाइम पे जापान पे गिराया जाना था वर्ल्ड वॉर 2 में, और
ये जो बॉम्ब है एटम बॉम्ब, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक एंड एनरिको फर्मी के द्वारा इस एटम बॉम्ब को जो है वो बनाया गया था। आइंस्टाइन एंड फर्मी जो थे, जो कि भागे थे यूएस में, उन्होंने जाके शरण ली थी अपने आप को फासिज्म से बचाने के लिए। उन्होंने इस चीज़ को क्रिएट किया था। उन्होंने एक चेन रिएक्शन किया था शिकागो यूनिवर्सिटी में 1942 में, और जिसके तहत हमें एटम बॉम्ब एज अ रिजल्ट देखने को मिला। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एटम बॉम्ब का क्रिएट हुआ, और लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब जो कि हिरोशिमा में जापान पे अगस्त 6 1945 में गिराया गया था, वो इसी बॉम्ब को गिराया गया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट कारण, जैसा कि मैंने बताया, रहा सस्पिशन को क्रिएट करने का और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का यूएसएसआर के मन में वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था, ये भी देखने की चीज़ है। जो फ्यूचर था यूरोप का, इन जनरल कहें या फिर पर्टिकुलरली कहें कि जर्मनी का जो फ्यूचर था, ये एक अलग ही डायमेंशन क्रिएट करने का काम कर रहा था एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल टेंस क्लाइमेट था उसके अंदर। एट द कॉन्फ्रेंस, फोर पावर्स ऑक्यूपेशन ऑफ जर्मनी एंड बर्लिन हैड बीन अग्रीड अपॉन। बट जो फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि दोनों ही कैंप्स जो थे, दे वर स्ट्रेटेजाइजिंग टू एनहेंस देयर रिस्पेक्टिव इन्फ्लुएंस। दोनों ही कैंप्स यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अपने अपने इन्फ्लुएंस ऑफ द एरिया को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, और जर्मनी पर अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित करना चाहते थे। सिमिलरली जो रशिया था, वो चाहता था कि ईस्टर्न यूरोप जो है, जो कि क्लोज़र था उसके बॉर्डर्स से, वो कम्युनाइज़्ड हो जाए। और फरवरी 1948 के दौरान जो स्टालिन थे, वो सक्सीड भी हुए थे इस चीज़ में, जब बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी एंड पोलैंड, ये नाम याद रखिएगा, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी एंड पोलैंड जो थे, जब वो रशियन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आ गए थे, इस चीज़ में उन्हें सक्सेस मिली थी स्टालिन को। ये जो कम्युनाइजेशन था ईस्टर्न यूरोप का, इसने एक ट्रिगर का काम किया था। रिएक्शंस देखने को काफ़ी ज़्यादा मिले थे राइवल कैंप से, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक से, यूएसएसआर के। और उन्होंने इक्वली रिएक्ट किया और भी ज़्यादा प्रोवोकेटिव पॉलिसी मेजर्स का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं हम डायरेक्टली कि किस तरीके से लगातार जो था वो मैटर वो एस्केलेट होता ही जा रहा था। ईरान और टर्की का रोल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सोवियत आर्मीज़ जो थी, इट इज़ वेल नोन, वर कैप्ट इन बोथ ईरान एंड टर्की फॉर मच लॉन्गर पीरियड दैन इट वाज स्टिपुलेटेड अर्लियर इन द अग्रीमेंट। जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें तय समय सीमा से ज़्यादा समय तक ईरान और टर्की में सोवियत आर्मीज़ जो थी वो रुकी हुई थी। ये पॉपुलर हो चुका था, ये उस टाइम पे हर कोई जान गया था इस चीज़ को, ये एक फैक्ट बन चुका था। ये जो एक्शन था, इसने कन्फर्म कर दिया वेस्टर्न सस्पिशन को और भी ज़्यादा। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उनका जो सस्पिशन था यूएसएसआर के प्रति, वो और ज़्यादा क्लियर हो चुका था कि सोवियत यूनियन जो है वो इंटरेस्टेड है अपने एरिया को, अपने अरीना को एक्सपेंड करने के लिए, इन्फ्लुएंस ऑफ द अरीना को बढ़ाने के लिए, अपने जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ है उसको बढ़ाने के लिए, कि इंटरेस्टेड है यूएसएसआर। और ताकि वो एनसर्कल कर सके वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको लगातार एक घेराव में ला सके, आइडियोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और इन्फ्लुएंसेस अपना क्रिएट कर सके, और उन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को भी अपने अंडर ला सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी, हमें देखने को मिली। चर्चिल की फुलटन स्पीच, जिसका मैंने डिस्कशन किया था कि इस स्पीच के अंदर, ये बहुत ही फेमस स्पीच रही थी अपने टाइम की। और ये स्पीच जो जो थी, एक तरीके का इसे कहते हैं, ये ऑफिशियल डेक्लेरेशन था कि इस समय से ही जो है वर्ल्ड वॉर जो है वो, कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होता है। चर्चिल फुलटन स्पीच क्या थी? ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने ये स्पीच को डिलीवर किया था। उनकी ग्रेटेस्ट पॉलिसी स्पीच थी फुलटन में ये। और ये यूएस के द्वारा प्रिपेयर की गई थी। ये एक तरीके का ग्राउंड प्रिपेयर हो चुका था पोस्ट वॉर आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन के लिए कोल्ड वॉर के अंदर। एक तरीके का इस स्पीच में एक ग्राउंड जो था, वो बैकग्राउंड जो था वो क्रिएट हो रहा था। इन दिस स्पीच चर्चिल ने स्टॉलिन को और कम्युनिज्म को एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉर्च बताया था ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि लिए इंसानियत के लिए एक सबसे बड़ा खतरा उन्होंने स्टालिन को और उनकी आइडियोलॉजी को बताया था। स्पीच में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था आयरन कर्टेन। जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि आयरन कर्टेन वर्ड जो है वो फुलटन स्पीच में यूज़ हुआ था। तो आयरन कर्टेन हमने डिस्कस कर लिया कि आयरन कर्टेन था क्या, यूएसएसआर ने उसे कैसे यूज़ किया था। आयरन कर्टेन वर्ड का जो इस्तेमाल है वो फुलटन के द्वारा किया गया था अपनी स्पीच के अंदर। और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे रशिया जो है उसने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है यूरोप में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई थर्ड पार्टी उसके पास ना आ सके और उनसे कनेक्ट ना हो सके। बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो आज के समय में ये बिलीव करते हैं कि जो फुलटन स्पीच थी वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल थी
कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग के लिए। तो हमारा ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने कुछ रीज़न्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या रीज़न्स थे कोल्ड वॉर के, और भी अभी बहुत सी रीज़न्स हैं जिनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, कीप लर्निंग, बाय।